अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कटरीना हुसैन और आप देख रहे हैं कटरीना ऑन न्यूज। पिछले वीलॉग में मैंने जिक्र किया था कि क्या अमेरिका ये जंग हार चुका है। खैर, मैंने ये भी जिक्र किया था कि अमेरिकी सदर ने वो प्रपोजल पढ़ा ही नहीं जो ईरान ने भेजा था पीस टॉक्स के हवाले से। खैर, उन्होंने नहीं पढ़ा, लेकिन किसी ना किसी ने तो उनकी सरकार में पढ़ लिया। तो आज अमेरिका का जवाब आया है और अमेरिका ने इस दफा पाकिस्तान के थ्रू ही अपना जवाब भेजा और पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब पिछले वीकेंड से हफ्ते के दिन से ईरान में हैं, जहां पे उनकी मुलाकात मोमिनी साहब से भी हुई जो वहां के वजीर दाखिला हैं, और उसके अलावा आज उनकी सदर पेजेश्कियान और वजीर खारजा अब्बास अराची से मुलाकात हुई और उन्होंने यकीनन पेश किया होगा कि अमेरिका ने ये कहा है। और ईरान ने एक दफा एक बात की जो उमूमन वो नहीं करते, उन्होंने अमेरिका के 5 डिमांड सामने रखे। अब इन 5 डिमांड को अगर आप सुनेंगे तो आप समझेंगे शायद जंग खत्म हो गई, लेकिन ये 5 डिमांड में सिर्फ एक पॉइंट पे लचक नजर आ रही है। वो मैं आपको बताऊंगी कौन सा है। बाकी 4 पॉइंट तो ईरान बिल्कुल ही नहीं मानेगा। तो जंग होगी या नहीं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस दफा अमेरिका ने कहा है कि पैसे तो हमने नहीं दे रहे, जो नुकसान हुआ, जो हमने बमबारी की, जिसमें स्कूल तबाह हुए, हॉस्पिटल तबाह हुए, ब्रिजेस तबाह हुए, उसके हम रेपरेशन तो नहीं दे रहे, उसकी पेमेंट हम नहीं करेंगे। ये शायद ईरान शायद मान ले, इस पे मैं कोई अभी जजमेंट नहीं दूंगी। दूसरा उनका कहना था कि ईरान के पास जो 400 किलोग्राम इनरिच यूरेनियम यानी कि 60% तक जो इनरिच यूरेनियम है वो अमेरिका के हवाले करे। ईरान ने कई दफा कहा है कि वो अमेरिका के हवाले नहीं करेगा। कुछ इशारा उन्होंने जरूर दिया है कि शायद वो किसी तीसरे मुल्क को दे दे, जिसपे रूस हो सकता है, चीन हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है, या इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से अमेरिका को तो ईरान कतई नहीं देगा। तीसरा उनका एक अमेरिका की तरफ से पेशकश हुई है और ये बहुत ही गौर से सुनिए। उन्होंने कहा कि एक न्यूक्लियर फैसिलिटी ईरान में एक्टिव रह सकती है। ये बहुत बड़ी तब्दीली है। गुज़िश्ता 3-4 दिनों से सदर ट्रंप कह रहे हैं नो इनरिचमेंट, 0 यूरेनियम इनरिचमेंट, सारा बंद करो, सब कुछ बंद करो, लेकिन आज जो प्रपोजल आया है उसमें एक न्यूक्लियर फैसिलिटी खुले रहने की पेशकश की गई है। इसकी अहमियत बहुत ही ज्यादा है। और फिर चौथे पॉइंट पर उन्होंने कहा कि हम ईरान के जो फ्रोजन एसेट्स हैं, जो कई सालों से ईरान के पैसे बैंकों में पूरी दुनिया में फैले हुए वो उसके एसेट्स फ्रीज हो गए थे, सैंक्शंस लग गए थे, उसके तो हम 25% भी वापस नहीं करेंगे या रिलीज नहीं करेंगे। भाई, आपको वापस नहीं करने, वो ईरान के पैसे हैं, आपने सिर्फ सैंक्शंस उठाने हैं ताकि वो अनफ्रीज हो जाए। अब ये उनका जुमला कि 25% भी नहीं, इसका मतलब है ईरान ने यकीनन कुछ कहा होगा कि आप 50% दे दे या 40% दे दे, तो उनका कहना था कि हम 25% भी नहीं देंगे। और आखिरी उनका जो जुमला था जिसपे ईरान बिल्कुल ही नहीं मानेगा, और वो ये था कि मुज़ाकरात से पहले हम एक सीज फायर करें सारे फ्रंट पे, चाहे वो लेबनान हो, ईरान हो, हर फ्रंट पे हम सीज फायर करेंगे मुज़ाकरात के लिए। ईरान इसको कतई नहीं मानेगा। पहले भी कह चुके हैं कि हम पे कई दफा हमले हुए हैं, 2 दफा बल्कि। पिछले साल जून में जब उनके मुज़ाकरात चल रहे थे और बहुत बेहतरीन चल रहे थे और ओमान उसकी मीडिएशन कर रहा था, जिनीवा में ये मुज़ाकरात चल रहे थे, और 26 फरवरी, नहीं सॉरी, ये तो इस साल की बात है, पिछले जून की मैं बात कर रही हूँ, 2025 की, जुमेरात का दिन था, और उन्होंने काफी एक जगह पे पहुंच गए थे जिन्होंने सब खुश थे, ईरान खुश था, अमेरिका के नेगोशिएटर्स खुश थे, और तकरीबन बात ये हो गई थी कि अब पीर के दिन हम जाएंगे वियना, जहां पे हम टेक्निकल डिटेल्स पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी से बात करेंगे और बाकी ये सब कुछ हो जाएगा। जुमेरात को ये बातचीत होती है, हफ्ते के दिन उन्होंने हमला कर दिया। इसराइल ने पहले किया और फिर अमेरिका उसमें शामिल हो गया, जिसमें 12 दिन की जंग चली थी, जिसमें उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे बहुत ज्यादा हमला किया था। और उस वक्त अमेरिका के सदर का तो कहना था कि सब तबाह बर्बाद हो गया, ओब्लिटरेट हो गया, यानी कि नामो निशान नहीं रहा, नामो निशान नहीं रहा। तो अब क्यों आप डिमांड कर रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज, अभी या तो आपने उस वक्त गलत बयानी की या अब गलत बयानी कर रहे हैं, खैर उसका हम क्या करें। लेकिन ईरान के साथ फिर ये तमाशा हुआ फरवरी में। फरवरी की 26 तारीख तक मुज़ाकरात चल रहे थे और मुज़ाकरात बहुत फैसलाकुन पॉइंट पे पहुंच चुके थे, और 28
को इसराइल और अमेरिका ने हमला कर दिया, और इस दफा जो हमला किया तो उन्होंने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी को शहीद किया। उसके साथ, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया है, 40 उनके सीनियर क़यादत को, जिसमें उनके डिफेंस मिनिस्टर भी शामिल थे। और अभी 1-2 दिन पहले ही इत्तला आई है कि इतने दिनों बाद उनको उनके कमांडर इन चीफ फौज के, उनकी लाश अभी मिली है 2-3 दिन पहले। तो ये सोचे कि उन पर बहुत गुजरी है। और सबसे ज्यादा जिस बात की ईरान को बहुत शदीद तकलीफ है, और ये तकलीफ आप और मैं भी समझ सकते हैं, उनके तकरीबन 160 छोटे बच्चे और बच्चियां जंग के पहले वार में ही शहीद हो गए। पहले अमेरिका ने एक मिसाइल मारा, फिर दूसरा मारा। जो बच्चे शायद बच भी सकते थे वो दूसरे वाले की लपेट में आए। और अभी भी जब इमेजेस आती हैं और कब्रिस्तान की जहाँ पे माएँ बैठी हुई हैं, अभी भी रो रही हैं, वो ईरान क्यों भूले और कैसे भूले? क्या हम अपने एपीएस के बच्चों को भूल गए? हमें आज तक भी याद है पाकिस्तान का पूरा रवैया दहशतगर्दी के खिलाफ और तालिबान के खिलाफ एपीएस के सानहे के बाद बदल गया था, 100% बदल गया था। तो ईरान का इतना हक नहीं है कि वो कहे कि हमारे बच्चे क्या लावारिस थे, हमारे बच्चों का कोई हक नहीं था। तो ईरान का मेरे ख्याल से इस पर बहुत स्ट्रांग केस बनता है। उसके अलावा अमेरिका ने अब क्या हासिल कर लिया है? जो उन्होंने हदफ रखे थे वो तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था गुज़िश्ता वीलॉग में कि उनके सारे हदफ जो थे वो नाकाम हुए। ना वो न्यूक्लियर वेपन्स को, न्यूक्लियर वेपन्स खैर ईरान ने बनाया ही नहीं है, लाइक ना उनकी इन्वेस्टमेंट को लोग रोक सकते हैं, ना उनके मिसाइल्स को लिमिट कर सकते हैं, ना उनको रजीम चेंज, उनकी हुकूमत नहीं बदल सकते। आप कुछ तो कर सकते नहीं है। लेकिन आपने अचीव क्या कर गया? जब मैं कहती हूँ ना कि अमेरिका जंग हार गया है, तो किस बुनियाद पर मैं ये कहती हूँ? मैं इस बुनियाद पर कहती हूँ कि अमेरिका ने कोई अपना हदफ अचीव नहीं किया, अपने आप को जाके फंसा लिया, और उसके साथ अपनी कमजोरियां भी दुनिया के सामने वाज़ेह कर दी। अब आप गौर करें कि अमेरिका का जो एक, जिसको कहते थे प्रोजेक्टेड स्ट्रेंथ, कि जी हम अमेरिका में भी बैठ के अपने हथियार और अपनी स्ट्रेंथ और अपनी कुव्वत और अपनी ताकत को प्रोजेक्ट कर सकते हैं दुनिया में कहीं पे भी, वो अब नहीं रहा। और दुनिया को नजर आ गया है कि अमेरिका का जो एक वकार था वो यकीनन कम हो गया है। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर जिन पे उनको बहुत फख्र है, वो एक ड्रोन या एक मिसाइल से अब खत्म किए जा सकते हैं। जंग की नौयत बदल गई, और इस जंग ने वाज़ेह कर दिया है कि अमेरिका की वो कुव्वत जो थी वो अब नहीं रही है। इट्स इंटरेस्टिंग कि जब वो चीन गए तो सदर ट्रंप कुछ बुझे बुझे से लग रहे थे। चीन से ना कोई वो हासिल कर सके, बल्कि चीन ने तो उनको हल्की सी डप्टी ही दे दी और कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाइए और बाकी सब बाद में देखा जाएगा। और एक बात आपने गौर किया होगा, ये जो 5 नुकात भेजे हैं अमेरिका ने, इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जिक्र ही नहीं है। क्यों नहीं है? कैसे बातचीत हो गई है? कैसे एग्रीमेंट हो गई है? क्या अमेरिका खुद ही समझ गया है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे आप ब्लॉकेड करके जो बैठे हुए हैं वो नहीं चल सकता? ईरान कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमारी तरफ से तो खुला है, हमारे जो 2 ममालिक हैं, हम जिनने हमें सहारा दिया, जिन्होंने हमारी हेल्प की, वो आ जा सकते हैं। उनकी शिफ्ट आती है तो पाकिस्तान को भी आ रही है और चाइना भी शिफ्ट जा रही है। अमेरिका ने ब्लॉकेट किया हुआ है ईरानी पोर्ट्स और शिपिंग पे। एक वक्त ये भी आएगा कि दुनिया कहेगी आपके सैंक्शंस क्या आपके सैंक्शंस, जो हमारी जरूरत है वो हमारी जरूरत है। आपको ईरान से मसला खोखला नजर आया है, तो आपने जो ईरान से सैंक्शंस किए हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता अलग अलग मुल्क अपनी ईरान से डायरेक्ट डीलिंग शुरू कर देंगे। क्यों ना करें? हर मुल्क अपने लिए एक्ट करता है ना, अपने सेल्फ इंटरेस्ट में एक्ट करता है। तो क्यों ना ब्रिटानिया, फ्रांस और मुल्क जो है वो कब तक अमेरिका से दबेंगे? ट्रंप साहब ने तो नेटो को ही तकरीबन तबाह बर्बाद कर दिया है। ग्रीनलैंड पे उनको कब्जा करना था, उनको पता नहीं कनाडा को एक स्टेट बनाना है, उन्होंने तो अपने सारे एलाइज को खत्म कर दिया है। तो अब क्यों ना लोग डायरेक्टली जाके बात करें? जापान करेगा, साउथ कोरिया करेगा, हर मुल्क करेगा ईरान से बात जिनको जरूरत है। और ईरान ने साफ वाज़ेह कर दिया है कि वो मुल्क जो हमसे लड़ रहे हैं उनको इजाजत नहीं होगी। और ये एक इंटरेस्टिंग बात है, बिकॉज यूनाइटेड नेशंस का एक लॉ ऑफ द सी है, अनक्लॉज, उसमें ये है कि जो शिप जिनमें हथियार हो या जो आपके मुल्क के खिलाफ कोई जंगी ख्यालात रखते हो, वो आपके पानी से
آپ کے کوسٹل واٹر سے گزر نہیں سکتے. اور بار بار جو امریکہ کہتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز انٹرنیشنل واٹر وے ہے، یعنی بین الاقوامی ایک یہ جگہ ہے جہاں پہ کوئی بھی جا سکے، یہ سراسر غلط ہے. اگر میں نے ایک لسٹ نکال کے دیکھی تھی کہ کون کون سی دنیا میں اسٹریٹ ہے، صرف اسٹریٹ آف ہارموز نہیں ہے. تو اسٹریٹ آف ملاکا ہے، اسٹریٹ آف جبرالٹر ہے، اسٹریٹ آف میگیلن ہے، باب المندب ہے، اور یہ الگ الگ ملک ان کو کنٹرول کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے 12 ناٹیکل مائلز، آپ کی زمین سے 12 ناٹیکل میل وہ آپ کا پانی ہوتا ہے، اور وہی لوگ گزر سکتے ہیں جو آپ سے ایک رکھ رکھاؤ ہے، یعنی کہ ٹھیک ہے عام کمرشل شپ جا رہی ہے، آپ اس کو نہیں روکیں گے، لیکن جنگی شپ بالکل نہیں جا سکتی. ایران اب امریکہ کے ساتھ، امریکہ کا جو یہ پروپوزل ہے جو پیش کیا گیا ہے، اس کے ساتھ کیا کرے گا، اس کا جواب ہمیں مل جائے گا. محسن نقوی صاحب یقیناً وہ جواب لے کے ہی آئیں گے. اور ایک چیز ویسے میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہتی ہوں. اب غالباف صاحب کی ایک ٹویٹ آج ہی آئی ہے جو مجھے انٹرسٹنگ لگی، اس کا میں ترجمہ کر دیتی ہوں. ان کا کہنا یہ تھا کہ دنیا اب ایک نئے آرڈر کے کنارے پہ کھڑی ہے. انہوں نے پھر ذکر کیا چائنا کے صدر جی کا، اور انہوں نے کہا کہ جی صاحب نے کہا کہ ایک ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے، چیزیں بدل رہی ہیں جو پچھلے ایک صدی سے نہیں بدلی تھی، اور یہ اب تیزی سے پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. اور پھر میں یعنی کہ غالباف صاحب اپنا پھر کہتے ہیں کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایران نے جو 70 دن کا جو ریزسٹنس دکھایا ہے اس جنگ میں، اس نے اس ٹرانسفارمیشن کو مزید تیز کر دیا ہے. فیوچر، مستقبل اب گلوبل ساؤتھ کا ہے، گلوبل ساؤتھ جس میں ہم سارے ممالک آ جاتے ہیں. اور یہ وقت اب میرے خیال سے آ گیا ہے کہ امریکہ کی، جس کو ہم کہتے تھے امریکن ہیجیمنی یا امریکن امپیریلزم، امریکہ کی دھمکیاں، امریکہ کی کچھ لوگ کہیں گے دہشت، اس کا شاید عروج اب آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے، اور نئے پاور سینٹرز اٹھ رہے ہیں، چائنا، روس اور یہ خطے میں اتنا جوش ہے، اتنا اس میں طاقت ہے کہ ہم لوگ شاید آپس میں اگر لڑتے رہے تو ہم اپنے آپ پہ ظلم کریں گے. اگر آپ سوچیں کہ ہم ریجنل بلاک ہم یہاں پہ بنائیں، ویسٹ ایشیا جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں ترکی، ایران، پاکستان، سعودی عربیہ، گلف کے باقی ملک اور ترکمانستان، آذربائیجان، آرمینیا، یہ ملک مل کے اگر ایک ٹریڈنگ بلاک ہی بنا دیں تو اس پورے علاقے کا مستقبل ہی بدل جائے گا. اور اس میں میں صرف یہ کہوں گی کہ اس پہ 2 ملک شاید ابھی ایران نہ مانے اور پاکستان بھی شاید نہ مانے، اور وہ ہے متحدہ عرب امارات جو ایران نہیں مانے گا. اور فارن منسٹر راچی نے دلی میں جو ابھی 2 دن پہلے برکس کی کانفرنس ہوئی تھی، انہوں نے سختی سے کہا کہ جو ملک ہمارے دشمن ہیں ہمیں پتہ ہے کہ کون ہمارے دشمن ہیں. تو ایران ان کو نہیں مانے گا، اس لیے کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے اپنا کھاتہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کر دیا ہے. اور بھارت اس کی لپیٹ میں شاید آ جائے، اس لیے کہ بھارت شروع دن سے اسرائیل کے ساتھ چپکا ہوا ہے، اور یقیناً وہ امریکہ کے ساتھ بھی اسی ڈائریکشن میں جائے گا. تو اگر بھارت اور یو ای اس سے باہر ہو گئے تو پاکستان تو بہت خوش ہوگا، اور ڈیفینیٹلی ایران بھی بہت خوش ہوگا. اس لیے کہ وہ یو ای کو نہیں چاہتے تو پاکستان کہہ سکتا ہے کہ ہم بھارت کو نہیں چاہتے. اور اس میں ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے وہ سمجھنا کہ امریکہ نے چائنا میں ایک اور بہت بڑی غلطی کی. ٹرمپ صاحب جب چائنا سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے گول مول کچھ اشارہ دیا کہ وہ تائیوان کے مسئلے پہ اب تائیوان کی حمایت نہیں کریں گے. On Taiwan, he does not want to see a fight for independence because that would be a very strong confrontation. And I heard him out. Are you going to change your wording? No, I didn't make a comment on it. I heard him out. واضح الفاظ میں نہیں کہا لیکن اشارتاً انہوں نے ضرور کہہ دیا. تو امریکہ کی پالیسی تائیوان کی جو 1980 کی رہائی سے چلی آ رہی ہے اس کو ٹرمپ صاحب نے کہا وہ تو پرانی بات ہے، لٹرلی یہ انہوں نے کہا. تو بہت سے ملک اب یہ سوچیں گے کہ امریکہ تو پرانے تعلقات، پرانے رشتے، پرانے وعدے تو یوں بدل دیتا ہے. ٹرمپ صاحب نے اگر ایران کے ساتھ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کو پھاڑ کے پھینک دیا تو انہوں نے تائیوان کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس کو بھی اب انہوں نے ایک مشکل میں ڈال دیا ہے. تو میرے خیال سے گلف کنٹریز کو سوچنے کی اب ضرورت ہے کہ آپ لوگوں نے جو اربوں خربوں ڈالر خرچ کیے، 16-18 بیسز آپ نے امریکہ کے بنائے، کتنے سالوں سے آپ نے
अमरीकनों को अपने बेसिस पे आपने पाला है, खर्चा आप लोगों ने दिया है, क्या वाकई उनकी जरूरत है? क्या आप अपने खत्ते से आप अपनी फोर्स रेज नहीं कर सकते? इसका जिक्र भी हुआ था, अगर आपको याद हो सऊदी अरेबिया में हमारे रिटायर्ड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहिल शरीफ भी गए थे और एक बात हुई थी कि खत्ते की एक फौज बने। अब जरूरत है कि एक खत्ते की फौज बने, और अगर वो बेसिस बनने हैं तो वो हमारे वेस्ट एशिया के मिलिट्रीज के होने चाहिए, चाहे तुर्की हो चाहे पाकिस्तान हो। कोई जरूरत नहीं है कि आप ऐसे दूर दराज मुल्कों को आप इजाजत दें अपने बेसिस में जिनका इतिहाद उस मुल्क के साथ है जो आपसे ऐसी नफरत करता है कि वो आपको तबाह बर्बाद करना चाहता है। सारी बातें मैं इसराइल का तस्करा कर रही हूँ। बातें आज के लिए बहुत लंबी हो गई, लेकिन आप जरूर हमारे चैनल के साथ रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज, ताकि आपको पता चल जाए कि हमारा अगला वीडियो कब आएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। और अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक फरमाइश मैं जरूर करना चाहती हूँ, अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए और अगले वीलॉग में उसका इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अल्लाह हाफिज।